गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जानने से पहले हमें इसके कुछ टर्म जानने पड़ेंगे। जैसे एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन है जिससे हमें एक वेल डिफाइंड रिजल्ट मिलता है। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक, दूसरा रैंडम। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जैसे एक्सपेरिमेंट इन साइंस। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट इन साइंस, इंजीनियरिंग, ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेम कंडीशन अप्लाई करने पर हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सेम कंडीशन अप्लाई करने पर हमको रिजल्ट हर बार सेम मिल रहा है तो वो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो गया, जैसे एक्सपेरिमेंट इन साइंस। दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे हम एक डाई एक बार फेंकें तो यहां निश्चित नहीं है कि कौन सा अंक आएगा। अगर एक आ गया तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरी बार भी एक आ जाए। एक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यहां पे इक्वली लाइकली इवेंट्स है, किसी भी एक अंक, कोई भी एक अंक आ सकता है। थ्रोन ऑफ डाई, हम सिक्का उछाल रहे हैं, हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। हम प्लेइंग कार्ड से कोई एक ताश का पत्ता खींच रहे हैं तो 52 पत्ते हैं, कोई पत्ता आ सकता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं और प्रोबेबिलिटी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट का निकालते हैं, डिटर्मिनिस्टिक का नहीं। अब इसमें कुछ बातें और देखिए। सैंपल स्पेस क्या होता है? अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है देन द सेट ऑफ इट्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। व्हेन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म then the set of all its possible outcomes is called its sample space। जैसे हमने एक डाई एक बार उछाला तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये टोटल आउटकम हो गया। इस आउटकम का सेट सैंपल स्पेस कहलाएगा। हम एक फेयर कॉइन को एक बार उछाल रहे हैं तो हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, तो ये सेट सैंपल स्पेस हो गया। एक कॉइन को हम दो बार उछाल रहे हैं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये आ सकता है सैंपल स्पेस, ये हो गया। हम एक डाई को दो बार उछाल रहे हैं, एक डाई को दो बार थ्रो कर रहे हैं तो एक एक, एक दो, एक छह, ऐसे 2 1 2 2 एंड सो ऑन, 2 6, फिर 3 1 3 2, ऐसे करते करते 3 6, फिर 6 1 6 2 6 6, ये कुल 36 तरह से आ सकता है। 6 इंटू 6 36 हो गया। ये क्लियर हो गया इतना? अब इसमें जब कोई सैंपल स्पेस हम बनाते हैं तो इसके जो प्रत्येक एलिमेंट हैं उसको हम एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। जैसे हम एक पासा जब फेंक रहे हैं तो टोटल एलिमेंट्री इवेंट कितने होंगे? 6 होंगे। क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। ये एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट या सिर्फ सिंपल पॉइंट कहोगे इसको। क्लियर हो गया? ये टाइप्स ऑफ इवेंट की बात कर रहे थे हम, उसमें एलिमेंट्री इवेंट आप जान गए। फिर अगला है इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट, अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है तो ऐसा इवेंट जो कभी भी ना हो। जैसे हम एक डाई फेंकें और कह दिया कि नंबर लेस देन 6, सॉरी नंबर ग्रेटर देन 6। हम एक डाई एक बार फेंक रहे हैं और कह दिया नंबर ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं होता है। ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। सर्टेन इवेंट, जब रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो तो ऐसे इवेंट जो हमेशा घटित हो, हमेशा अकर्ड हो, वो सर्टेन इवेंट हो गए। जैसे अगर हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं, नंबर लेस देन 6, नंबर लेस देन 6, तो डाई पे 6 अंक हैं, 1 to 6, सारे नंबर 6 से छोटे होंगे। लेस देन 6 या इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 6,
तो ये आपका सर्टेन इवेंट हो गया। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं यौगिक घटनाएं। क्या बोलेंगे? यौगिक घटनाएं। यौगिक यानी कि अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है तो ऐसे इवेंट जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट होता है उसे हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। व्हेन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म then such events which contain two or more than two simple event, two or more than two elementary event are called compound event। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए एग्जाम्पल इस पर देख लो। हमने एक सैंपल स्पेस लिया जिसमें 3 ही एलिमेंट हैं, या आपको समझाने के लिए ऐसा लिया हमने। अब कह रहा कि इस सैंपल स्पेस के हम कितने इवेंट बना सकते हैं, टोटल कितने इवेंट होंगे। तो कितने इवेंट होंगे? सैंपल स्पेस एक सेट है, इसके सारे सबसेट्स एक इवेंट देंगे, सारे सबसेट्स। तो नंबर ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस हैविंग n एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 to the power n, दैट इज नंबर ऑफ ऑल इट्स सबसेट। क्लियर हो गया? तो यहां पे 2 to the power 3 यानी 8 तरीके का इवेंट हम बना सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, जैसे हम यहीं पे लिए हैं 8 तरह का इवेंट यानी इसके सारे सबसेट, तो इसके 8 तरह के जो इवेंट होंगे सारे सबसेट क्या होंगे? आप जानते हैं कि नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो 5 हो गया। एलिमेंट्री इवेंट ले लो 1 2 3। अब आपने क्या कहा कि ऐसे इवेंट जिसमें मोर देन 2 एलिमेंट्री इवेंट हो, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्री इवेंट हो, उसे हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो आप देख रहे हैं कि ये टोटल इवेंट हो गया। टोटल इवेंट में से अगर इम्पॉसिबल इवेंट निकाल दें, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, और ये इतना जो है ये सिंपल इवेंट हो गया। इम्पॉसिबल इवेंट ये है इम्पॉसिबल इवेंट। आप समझ जाइएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। और ये इतना आप देखना है, ये सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट या जिसको एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। अब जो बचा, ये सारा जो बचा, ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, क्योंकि ऐसे इवेंट है जिसमें 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्री इवेंट है। तो किसी भी सैंपल स्पेस के लिए वे सारे इवेंट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट हैं वो क्या कहलाएंगे? कंपाउंड इवेंट कहलाएंगे। या ऐसे कह दो कि सैंपल स्पेस के सारे इवेंट में से हम इम्पॉसिबल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट्स को सबट्रैक्ट कर दें तो जितने इवेंट बचे वो सभी कंपाउंड इवेंट है। देखिए, ये कंपाउंड इवेंट हो गया। इसलिए मैंने लिखा है यहां पे कंपाउंड इवेंट इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑल इवेंट्स माइनस इम्पॉसिबल इवेंट्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स मैंने यहां लिखा है कि 5 इम्पॉसिबल इवेंट है, 1 2 3 ये सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट्स है। यहां हमने एक कंक्लूजन दिया है, इफ ए सैंपल स्पेस हैविंग n एलिमेंट्री इवेंट्स देन नंबर ऑफ कंपाउंड इवेंट्स इज इक्वल टू 2 to the power n minus n plus 1। 2 to the power n ये टोटल हो गया। n क्या है? एलिमेंट्री इवेंट है। 1 क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है। तो नंबर ऑफ कंपाउंड इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल इवेंट्स माइनस नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स प्लस इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? एक बार पूरा पेज अच्छे से देख लो। इस पे एग्जाम्पल देख लो। वेन ए डाई इज थ्रोन वंस, अगर ये पासे को एक बार फेंका जाए तो इसके नंबर ऑफ कंपाउंड इवेंट्स कितने होंगे? तो आप जानते हो पासा फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 आएगा। इसके टोटल इवेंट्स कितने हो जाएगा? 2 to the power 6। एलिमेंट्री इवेंट कितने हैं? 6 है। इम्पॉसिबल कितना है? 1 है। 2 to the power n minus n plus 1 दैट इज 57। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। When a random experiment performed
then two or more than two events associated to sample space are said to be mutually exclusive if occurrence of one prevent occurrence of others event. That is, no two events occur simultaneously. जैसे देखो एग्जाम्पल देख लो, एक डाई को एक बार उछाला गया तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। मैंने इवन ले लिया गेटिंग गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2। इवन क्या है? गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2। तो इवन क्या हो गया? 3 4 5 6। E2 क्या है? गेटिंग एन इवन नंबर 2 4 6। E3 क्या? गेटिंग एन ऑड नंबर 1 3 5। अब यहां देखो, हमें देखना है कौन कौन से इवेंट इसमें से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जब एक इवेंट हो तो बाकी सबको अपने आप रोक दे। जैसे इवन क्या है? नंबर जो 2 से बड़े हैं 3 4 5 6। E2 क्या है? नंबर जो इवन है 2 4 6। तो क्या इवन जब हो रहा है तो E2 नहीं हो रहा है। तो ये इवन और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसके लिए तुम इनका इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। E1 इंटरसेक्शन E2 4 6 आया, नॉट इक्वल टू 5। बट E2 इंटरसेक्शन E3 इज इक्वल टू 5। E1 इंटरसेक्शन E3 इज इक्वल टू 3 5, नॉट इक्वल टू 5। तो सिर्फ और सिर्फ यहां देख रहे हो तुम E2 और E3 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि जब इवन आएंगे तो ऑड नहीं आएंगे, ऑड आएंगे तो इवन नहीं आएंगे। तो किसी भी सैंपल स्पेस के ऐसे इवेंट्स जिसमें कि एक हो तो दूसरा अपने आप ना हो, उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। क्लियर? ये बात देख सकते हो। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है? इवेंट्स E1 E2 E3 and so on En associated with sample space S when a random experiment performed are said to be exhaustive events if E1 union E2 union E3 and so on union En is equal to S। ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यहां क्या कर रहा है? इवेंट्स E1 E2 E3 एंड सो ऑन En आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसा नाम से स्पष्ट है, कब? जब ये E1 E2 E3 क्या है? ये ऐसे इवेंट हैं सैंपल स्पेसेस के जो एक साथ दोनों होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने क्या होना चाहिए? किसी भी दो इवेंट को ले लो, उन दो इवेंट का जो इंटरसेक्शन है वो 5 होना चाहिए। इसलिए हमने लिख दिया EI इंटरसेक्शन EJ बराबर 5। और एग्जॉस्टिव कब होंगे? जब उनका डिसजॉइंट यूनियन लिया जाए और वो सैंपल स्पेस S के बराबर हो जाए, यानी E1 यूनियन E2 यूनियन एंड सो ऑन बराबर S हो जाए। क्लियर हो गया? जैसे देखो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक हमने एक पासा फेंका, मान लो E1 शो कर रहा है गेटिंग इवन नंबर, E2 शो कर रहा है गेटिंग ऑड नंबर। अब ये दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है। क्यों? पहला देख लो, E1 इंटरसेक्शन E2 ये 5 हो गया। दूसरा, डिसजॉइंट यूनियन का मतलब क्या होता है कि इनका इंटरसेक्शन 5 होना ही होना है। और दूसरा चीज, E1 यूनियन E2 कर दिए तो ये सैंपल स्पेस S हो जाएगा। तो ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी एक प्रकार का फंक्शन है जिसमें डोमेन कहां से लोगे तुम? डोमेन सैंपल स्पेस से होते हैं। डोमेन जो होगा वो सैंपल स्पेस से लोगे तुम, और रेंज कहां आएगा? रेंज सबसेट ऑफ R होगा। सबसेट ऑफ R यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर
जिसका रेंज क्या होगा 0 to 1। क्लियर? लेकिन इसके लिए इसे मान लो सैंपल स्पेस एच में इवेंट W1 W2 ऐसे WN तक लिए हो, तो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसके लिए क्या होना चाहिए, ये वैलिड कब होगा, क्वेश्चन है इस पर कि वैलिडिटी चेक करो, जब प्रत्येक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन जीरो होनी चाहिए और सारे प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। क्लियर है? समझाए? इस पे क्वेश्चन है, अब देखेंगे, इसको ट्राई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, let S be a sample space when a random experiment performed containing an element and A is any event associated with sample space S. A is any event associated with sample space S and number of events favorable to event A is M. M क्या है? Number of events favorable to events A, M. Then probability of occurrence of event A is equal to M by N. That is, probability of occurrence of event A is equal to number of events favorable to event A, that is M, and number of events favorable to event A, that is M, upon number of total outcomes, that is N. अब जानते हो M कहां से, N में से है, तो रेंज क्या होगा M का, 0 लेस आर इक्वल टू M, M लेस आर इक्वल टू N। N से डिवाइड कर दो, 0 लेस आर इक्वल टू M बाई N लेस आर इक्वल टू 1, यानी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 to 1 होगी। देखो हम लिख दिया इसको 0 लेस आर इक्वल टू PA, PA लेस आर इक्वल टू 1। अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो इवेंट A इम्पॉसिबल इवेंट होगा, अगर इवेंट A की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई तो इवेंट A सर्टेन इवेंट होगा। Clear? If event A occurred by M ways, then it will not occurred by N minus M ways. आप जानते हो कि इवेंट A M तरीके से हो रहा है, N में से M तरीके से हो रहा है, तो कितने तरीके से नहीं हो सकता है, N माइनस M तरीके से। तो इवेंट A के न होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट A, इसको हमने PA बार लिखा है, ये क्या होगा N माइनस M अपॉन N हो जाएगा। क्लियर? N माइनस M अपॉन N। तो यहां से क्या हो गया N माइनस M अपॉन N। तो आप देख रहे होंगे N माइनस M, यहां लिखा N माइनस M अपॉन N, तो N माइनस M अपॉन N इसको ब्रेक कर दो तो N अपॉन N 1 हो गया, 1 माइनस M बाई N हो गया। क्या हो गया? 1 माइनस M बाई N। ये M बाई N क्या PA है, तो PA बार इज इक्वल टू 1 माइनस PA, यानी किसी भी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1। क्लियर? एक चीज और, यहां पे इवेंट M तरीके से हो रहा है और N माइनस M तरीके से नहीं हो रहा है, then the ratio M is to N minus M is called odds in favor of event A. The ratio N minus M is to M is called odds against the event A. आया समझ में? जैसे मान लो क्वेश्चन से कह दिया किसी इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी 1:3 है। कितनी है? किसी इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी 1:3 है, तो उस इवेंट A के लिए ऑड्स इन फेवर निकालो और ऑड्स अगेंस्ट निकालो। तो ऑड्स इन फेवर A ये क्या होता है, ये इवेंट कितने प्रकार से हो रहा है, 1 तरीके से, कितने प्रकार से नहीं हो सकता है, तो टोटल 3 दिया, 3 माइनस 1, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट A कितना हो गया, 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 2। ऑड्स अगेंस्ट इवेंट A, ये इवेंट कितने प्रकार से नहीं हो रहा है, ये गलत हो गया, ये टोटल प्रोबेबिलिटी दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है ना, यानी 1 तरीके से हो रहा है और 3 टोटल दिया है, तो कितने प्रकार से नहीं होगा, ये 3 माइनस 1 तरीके से नहीं होगा, तो ये गलत हो गया है। यहां पे इसको वैसे कर दीजिएगा, ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए 3 माइनस 1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा n माइनस m नहीं करा ना, तो n माइनस m अपॉन m, m कितना है इसमें 1 है,
तो ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, odds against event A, odds in favor of event A, m by n minus m, और ये क्या हो जाएगा, n minus m by m हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ए प्राइम नंबर, ए नंबर लेस देन आर इक्वल टू 6, ए नंबर मोर देन 6। पहला देखो, इवन नंबर कर रहा है, इवन नंबर 2, 4, 6 होंगे, तो इसके होने प्रोबेबिलिटी 3/6। ए 2 प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 2, 3, 5 है, 3/6, 1/2। फिर यहां पे क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट इसमें, ए नंबर लेस देन आर इक्वल टू 6। तो आप जानते हैं सारे नंबर क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया ना, तो नंबर लेस देन आर इक्वल टू 6 है, तो ये 6/6 1 हो जाएगा। नंबर ग्रेटर देन 6, तो ये 0 जगह 0/6 0, तो ये सर्टेन इवेंट है, ये पॉसिबल इवेंट है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, ये हमने प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। इसके बाद से आप क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ, होमवर्क आप क्या करेंगे, आप आर.डी. शर्मा से पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज मत लगाइएगा, उसमें खाली सैंपल स्पेस निकालने को दिया है। लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी सॉल्व करोगे तो सैंपल स्पेस अपने आप निकालोगे। आप सीधा एक्सरसाइज 0.3 करिएगा, 33.3 में मैं आपको होमवर्क जो दे रहा हूं, इसमें आप सॉल्व एग्जाम्पल पे लगाएंगे। सॉल्व एग्जाम्पल कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 to, अभी आप लगाइए 25 तक लगाइए, 1 to 25 आप सॉल्व करें। इसके बाद से अगला प्रॉब्लम फिर सॉल्व किया जाएगा।